आप माँ नहीं बन सकती। मेडिकल भाषा में कहें तो आपके अंदर बच्चे को जन्म देने की क्षमता नहीं है। मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। अनाया, रो मत, मैं हूं ना। गांव के बीचों बीच खड़ी वह शानदार हवेली आज अजीब सी खामोशी में डूबी थी। कभी उसी घर की धूमधाम वाली शादी की चर्चे पूरे गांव में होते थे, लेकिन अब हवेली का आंगन शांत था और उसके बीच बैठे परिवार के मुखिया देव प्रताप सिंह के चेहरे पर गहरी चिंता और बेचैनी साफ झलक रही थी, मानो घर के भीतर कोई अनकहा तूफान पल रहा हो। लक्ष्मी, बेटा बहू की शादी को कितना समय हो गया है? 2 साल, 3 साल, और अब तक हमारे घर में रोने खेलने की आवाज नहीं गूंजी। लक्ष्मी देवी चुपचाप खड़ी थीं। उन्हें लगता था कि शायद वक्त के चलते सब ठीक हो जाएगा, पर अब उनके पति की बेचैनी रोज बढ़ती जा रही थी। समय लगेगा देव, बच्चे सब ऊपर वाले की देन है, शायद अभी ये किस्मत में नहीं है। किस्मत विस्मत बहुत देख ली, अब तो मुझे डर लगने लगा है कि कहीं हमारे खानदान का नाम यहीं खत्म न हो जाए। लक्ष्मी देवी ने सिर झुका लिया। वह जानती थी कि जब जब उनके पतिवंश और वारिस की बात करते, बहू अनाया का दिल टूट कर रह जाता। अचानक दरवाजे पर हल्की सी आवाज हुई। अनाया ही थी, चुपचाप खड़ी, सिर झुकाए, जैसे उसकी सांसें भी कमजोर पड़ गई हों। ससुर जी, आपके लिए चाय लाई हूँ। देव प्रताप ने उसकी तरफ देखा, पर चेहरा कठोर ही रहा। रख दो वहां, चाय से ज्यादा मुझे अब अपने घर के भविष्य की चिंता है। अनाया की आंखें एकदम नम हो गईं। पर इसमें मेरी क्या गलती है पिताजी? तुम्हारी गलती यही है कि मनहूस हो तुम। दिल में दर्द लिए अनाया बिना कुछ कहे चली गई, कदमों में निराशा का बोझ लटकते हुए। रात को उसका पति आरव कमरे में दाखिल हुआ। वो एक शांत स्वभाव का समझदार व्यक्ति था, पर अपने पिता के गुस्से से वो भी परेशान था। उसने देखा कि अनाया खिड़की के पास बैठी आंखें पोंछ रही हैं। अनाया, आज फिर पापा ने कुछ कहा? मैं क्या करूं आरव, मैं हर दिन परेशान हो जाती हूँ। उन्हें कैसे समझाऊं कि ये मेरे हाथ में नहीं है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। अनाया ने धुंधली आंखों से उसे देखा। लेकिन पापा का हर शब्द दिल पे लग जाता है। मुझे लगता है जैसे मैं इस घर की बहू हो ही नहीं सकती। तुम मेरी पत्नी हो, मेरा परिवार हो, और बच्चा वो बाद में भी हो सकता है। पहले तुम खुद को संभालो। अनाया कुछ देर चुप रही, फिर बोली, आरव, शायद हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हाँ, कल ही चलते हैं, मैं सब संभाल लूंगा। अगली सुबह दोनों शहर के बड़े अस्पताल में बैठे डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। अनाया की हथेलियां मुंह कांप रही थीं। आरव ने उसे थोड़ा शांत किया। डर मत, चाहे जो भी हो, हम साथ हैं। डॉक्टर अंदर आए। रिपोर्ट हाथ में थी, चेहरे पर गंभीरता साफ थी। मुझे अफसोस है, लेकिन रिपोर्ट कुछ ठीक नहीं है। अनाया की सांस रुक सी गई। क्या हुआ डॉक्टर साहब, क्या कोई दिक्कत है? आप माँ नहीं बन सकती। मेडिकल भाषा में कहें तो आपके अंदर बच्चे को जन्म देने की क्षमता नहीं है। अनाया पर जैसे बिजली गिर गई। उसके हाथ से रिपोर्ट छूट गई। चेहरा सफेद, आंखें खाली। मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर ने धीरे से सिर हिलाया। आरव ने तुरंत उसे संभाला। अनाया, रो मत, मैं हूं ना। अनाया रो पड़ी। आरव, पापा क्या कहेंगे? वो तो मुझे घर से निकाल देंगे। किसी की हिम्मत नहीं कि तुम्हें छुए भी, चाहे कुछ भी हो, हम साथ ही रहेंगे। रिपोर्ट लेकर दोनों घर पहुंचे। देव प्रताप बैठक में बैठे थे। उन्हें देखते ही बोले, क्या कहा डॉक्टर ने, सब ठीक है ना? आरव चुप रहा। अनाया के आंसू बह रहे थे। देव प्रताप उनकी चुप्पी देखकर बेचैन हुए। मुझे जवाब दो आरव। तभी अनाया ने कांपते हुए जवाब दिया, ससुर जी, मैं
मैं कभी माँ नहीं बन सकती। क्या? कभी भी? मतलब हमारे घर में वारिस कभी नहीं होगा? अनाया सिर झुकाए खड़ी रही। लक्ष्मी देवी ने मुंह पर हाथ रख लिया, पर देव प्रताप का गुस्सा फूट पड़ा। तुमने हमारे सपनों पर एकदम से ताला लगा दिया अनाया। इतने साल उम्मीद में बैठे रहे हम, और आज जान रहे हैं कि हमारे घर की खुशियों का रास्ता हमेशा के लिए बंद है। आरव बीच में आया। पापा ये क्या बोल रहे हैं आप? अनाया की गलती नहीं है। देव प्रताप गरज उठे। गलती नहीं? इस घर में बच्चा नहीं आएगा और तुम कहते हो गलती नहीं? अनाया रोते रोते जमीन पर बैठ गई। अगर मेरी वजह से घर में दुख आया है तो मैं ही चली जाती हूँ। कोई कहीं नहीं जाएगा। इस तरह नहीं चलेगा। इस घर को वारिस चाहिए, और वो चाहिए अभी। पूरा घर इस तूफान में हिल चुका था, और अनाया की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर आने वाली थी। देव प्रताप सामने बैठा था, आंखों में गुस्सा और माथे पर तनाव की लकीरें। आरव, मैंने फैसला कर लिया है। इस घर को वारिस चाहिए, और वो तभी मिलेगा जब तुम्हारी दूसरी शादी होगी। आरव ने एकदम से सिर उठाया। पापा ये क्या कह रहे हैं आप? मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। बेटा, घर का नाम, घर की विरासत, ये सब भी तो जरूरी है। आरव का गुस्सा फूट पड़ा। मेरा रिश्ता कोई खिलौना नहीं है कि जब चाहा बदल दिया। अनाया मेरी पत्नी है और रहेगी। चुप। शादी कोई खेल नहीं। 3 साल हो गए, और अगर तुम्हें बच्चा नहीं मिलेगा तो हमारा खानदान यहीं खत्म हो जाएगा। अनाया दरवाजे पर खड़ी थी, सब सुन रही थी। उसकी आंखों में दर्द था, पर उसने खुद को रोककर भीतर कदम रखा। अगर मेरी वजह से घर में दुख आ रहा है तो आरव की दूसरी शादी हो जानी चाहिए। अनाया, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो और घर में खुशियाँ आए। देव प्रताप ने इस बात पर राहत की सांस ली। अच्छा हुआ तुमने समझदारी दिखाई। आरव ने गुस्से से पिता की ओर देखा। लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। बात खत्म। अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें मेरा फैसला मानना ही पड़ेगा। आरव सन्न रह गया। आरव कमरे में आया और दरवाजा धीरे से बंद किया। अनाया बिस्तर पर बैठी हाथों से चेहरा ढके रो रही थी। अनाया, तुमने पापा से ऐसा क्यों कहा? मैं नहीं करूंगा दूसरी शादी। अनाया ने आंसू पोंछे। आरव, मैं तुम्हें रोककर सेल्फिश नहीं बनना चाहती। तुम्हारा हक है पिता बनने का। तुम्हारे माँ बाप का भी सपना है। तुम मेरी पहली और आखिरी पसंद हो, बस। मेरी एक बात सुनोगे? हाँ, बोलो। अनाया ने गहरी सांस ली। मेरे चाचा की बेटी रिया, वो मेरी सगी बहन जैसी है। मैं चाहती हूँ मैं आपके लिए उसका रिश्ता लाऊं। वो बहुत अच्छी लड़की है, और हम दोनों बहनें एक ही घर में प्यार से रह सकेंगे। आरव एकदम स्तब्ध रह गया। क्या तुम अपनी ही बहन से मेरा रिश्ता कराओगी? हाँ आरव, अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो कम से कम कोई ऐसी आए जिस पर मैं विश्वास कर सकूं। आरव की आंखें भर आईं। तुम किस मिट्टी की बनी हो अनाया? अगली सुबह आरव और अनाया दोनों नीचे बैठक में आए। देवी प्रताप और लक्ष्मी देवी बैठे थे। अनाया ने पहल की। बाबूजी, अगर आप शादी करवाना ही चाहते हैं तो मैं एक लड़की का नाम बताना चाहती हूँ। देव प्रताप चौंक गए। तुम? लड़की का नाम तुम बताओगी? जी, मेरे चाचा की बेटी मेरी बहन जैसी है। उसका स्वभाव अच्छा है और मुझे यकीन है कि वो मेरी तकलीफ समझेगी। अपनी ही बहन? देव प्रताप ने कुछ सोचकर कहा। ठीक है, तुम दोनों कल ही जाओ और उसके माता पिता से बात करो। अगर मान गए तो रिश्ता पक्का कराना। आरव और अनाया गांव के दूसरे छोर पर बने छोटे से साधारण घर पहुंचे। अनाया के चाचा चाची उन्हें देखकर चौंक गए। अरे अनाया बेटा, अचानक सब ठीक तो है? अनाया ने धीरे से हाँ भरते हुए कहा। चाची, कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हुआ बिटिया? चाचा,
मैं रिया के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। रिश्ता किसके साथ? आरव के साथ। चाचा के चेहरे का रंग उतर गया। क्या अपनी ही बहन को सौतन बनाकर रखेगी अनाया? चाचा, मैं कभी माँ नहीं बन सकती और घर में वारिस चाहिए। पापा जी ने आरव की दूसरी शादी का फैसला किया है। मुझे लगा मेरी बहन ही इस घर में आए तो बेहतर होगा। ये क्या कह रही हो अनाया? पर हमारी बेटी उस बड़े घर में कैसे रहेगी? वहां की लाइफ अलग है। मैं उसके साथ रहूंगी। मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। चाचा कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, आरव अच्छा लड़का है, घर भी अच्छा है। हम अगर अपनी पूरी जिंदगी की कमाई भी लगा दे तो भी ऐसा घर नहीं ढूंढ सकते अपनी बेटी के लिए। ठीक है, अगर रिया राजी हुई तो हम भी तैयार हैं। रिया कमरे से बाहर आई, शर्मीली लेकिन मासूम मुस्कान लिए। रिया, अभी तू ही बता, क्या तू मेरे दुख में मेरा साथ देगी? रिया, आरव जी बहुत अच्छे हैं। हम दोनों तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। दीदी आप जो ठीक समझे। अनाया ने उसे गले लगा लिया। तुम खुश रहना, मेरे लिए भी, इस घर के लिए भी। उसने अपने बैग से एक सुंदर सोने का हार निकाला। ये तुम्हारा शगुन है, इसे रखना। दीदी मैं आपके सामने कैसे? तुम मेरी बहन हो, मेरे दिल का हिस्सा। हवेली में इस बार कोई ढोल नगाड़ा नहीं बजा, सिर्फ घर के लोग, कुछ रिश्तेदार और एक शांत सी रस्म। आरव मंडप में बैठा था, चेहरे पर मजबूरी भी थी और जिम्मेदारी भी। रिया लाल साड़ी में आई, डरी हुई लेकिन दिल में सम्मान लिए। भगवान करे हम दोनों बहनें खुश रहें। रिया की विदाई के अगले ही दिन उसकी माँ उसे अलग कमरे में ले जाकर बैठी। चेहरे पर डर भी था और लालच भी। देख रिया, वो घर बड़ा है, लोग अमीर हैं, वहाँ तुम्हें अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है, नहीं तो वो लोग नौकर जैसा बर्ताव करेंगे। माँ, लेकिन अनाया दीदी है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? उसने ही तो मेरा रिश्ता कराया है। अरे बेवकूफ लड़की, कल को अगर अनाया का दिल बदल गया तो? अगर उसने तुझे अपने नीचे दबा लिया तो? तुम्हें इस घर में अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी। मैं कह रही हूँ, सिर्फ आरव पर हक जमाना, वही तुम्हारी असली ताकत। रिया चुप हो गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह घर उसके लिए आसान नहीं होगा। हवेली में रिया का स्वागत ठीक ठाक हुआ। ढोल नगाड़ा नहीं था, पर सभी ने उसे प्यार से अपनाने की कोशिश की। अनाया सबसे आगे थी। रिया, तू चिंता मत कर। इस घर में कुछ भी चाहिए हो बस मुझे बोल देना, मैं सब संभाल लूंगी। रिया ने सिर हिलाया, पर मुस्कान गायब थी। हाँ ठीक है दीदी। अनाया को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने सोचा, नई शादी है सो थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। कई बार ऐसा होता कि अनाया और आरव बाहर आंगन में बात कर रहे होते, घर की, काम की, लेकिन जैसे ही रिया देख लेती उसका चेहरा बदल जाता। एक शाम अनाया और आरव बैठकर चाय पी रहे थे। ज्यादा मत हंसो, रिया सुन लेगी तो फिर गुस्सा करेगी। आरव हंस पड़ा, तभी रिया वहां आई। आरव चलो, मुझे कमरे में बात करनी है। आरव थोड़ा असहज हुआ। अभी? मैं और अनाया? हाँ अभी। वो आरव का हाथ पकड़कर उसे खींच ले गई। अनाया वहीं खड़ी रह गई, थोड़ा मुस्कुराते हुए, थोड़ा टूटते हुए। नई शादी है सो थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। एक दिन अनाया खुद उसके कमरे में गरम खाना लेकर गई। रिया, ये गरम रोटी बना दी है, खा लेना। दवा भी रखी है यहाँ। किसने कहा था मेरे लिए खाना लाने को? मैं अपने पति के साथ खाऊंगी, तुमको जरूरत नहीं है मेरे ऊपर एहसान दिखाने की। अनाया कुछ पल चुप रही, होंठ हिले भी, पर उसने खुद को रोक लिया। ठीक है रिया, मैं सिर्फ मदद करना चाहती थी। अनाया वहां से निकल गई। पीछे रिया ने अपनी माँ की बात याद की, अपनी जगह खुद बनाना। उसका दिल कठोर होता जा रहा था। कुछ हफ्ते बीत गए। एक सुबह रिया को बहुत तेज चक्कर आया और वो बिस्तर पर गिर पड़ी। रिया, क्या हुआ? अनाया, माँ, कोई आए। सारे घर वाले भागे। आरव ने तुरंत डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर आया,
चेकअप किया। थोड़ी देर बाद मुस्कुराते हुए बोला, बधाई हो, रिया प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है। पूरा घर खुशियों से भर गया। देव प्रताप सिंह की आंखें चमक उठीं। आखिरकार हमारे घर में वारिस आने वाला है। धन्य हो बेटी, तूने हमारे घर की रौनक लौटा दी। रिया, थैंक यू, सच में। अनाया दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। रिया, बधाई हो, तूने तो घर में खुशियां ला दी। वो मुस्कुराते हुए रिया के पास गई। बहन, मुझे पता था तू ही ये सुख देगी हमें। लेकिन रिया ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, उल्टा गुस्से से सिर घुमा लिया। रुको, तुम मुझे अपना चेहरा मत दिखना, बांझ कही की। ये सुनते ही अनाया जम गई। चेहरा पीला, आंखों में आंसू। वो बिना बोले वापस मुड़ गई। अपने कमरे में जाकर अनाया फूट फूट कर रोने लगी। सारी हिम्मत जो उसने अब तक बनाई थी टूट गई। मैंने क्या बिगाड़ा था रिया? मेहरबानी समझी, प्यार समझा, और तूने मुझे कैसे देखा? बाहर उसकी सास लक्ष्मी देवी ने सब सुन लिया था। गुस्से में वह तुरंत रिया के कमरे में पहुंची। रिया, तूने अनाया से ये क्या बोल दिया? वो तेरी बहन है और तू। रिया ने तुरंत आंसू निकाल दिए। वो रोने लगी। माँ जी, अभी आप भी मुझे ही दोषी ठहरा रही है। इस घर में कोई भी मुझे चैन से जीने नहीं देगा। मुझे अकेला नहीं छोड़ते, बस मुझे रुला रहे हैं। मैं क्या करूं? तभी वहां आरव अंदर आया और रिया को रोते देखा। रिया, कौन परेशान कर रहा है तुम्हें? किसने रुलाया है? रिया ने अनाया का नाम नहीं लिया, सिर्फ इशारा कर दिया। बस मुझे शांति चाहिए। मैं तनाव में नहीं रह सकती। अब रिया को कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर उसे अनाया का चेहरा नहीं देखना तो अनाया उसके सामने नहीं आएगी। अनाया दरवाजे पर खड़ी थी। उसने सुन लिया। उसका दिल छलनी हो गया। लक्ष्मी देवी भी चुपचाप चली गईं और अनाया अपने कमरे में लौट गई, जैसे कोई उसे लगातार भीतर से तोड़ता चला गया हो। समय धीरे धीरे बीता। अनाया चुप, शांत, पर हर दिन रिया की ज़रूरतें पूरा करती रहती। आखिर वो दिन आया। रिया को अचानक दर्द शुरू हुआ। घर में हड़कंप मच गया। आरव उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आया। मुबारक हो, बेटे का जन्म हुआ है। सारी हवेली खुशियों से गूंज उठी। देव प्रताप सिंह ने भगवान का लाख लाख शुक्र किया। आज हमारा घर पूरा हो गया। सबको खबर कर दो, पूरे गांव में मिठाई बांटी जाएगी। पूरे गांव में खुशियां मनाई जा रही थीं और इस पूरे जश्न के बीच एक अकेला कमरा था, जहां अनाया शांत बैठी थी, होठों पर हल्की मुस्कान, पर दिल में 1000 टूटे हुए टुकड़े। खुश रहो रिया, खुश रहो मेरे बच्चे। बस मेरा अस्तित्व मत भूल जाना। हवेली में अब कई महीने बीत चुके थे। रिया का बच्चा बड़ा हो रहा था और उसका स्वभाव भी अपनी माँ की तरह चिड़चिड़ा होता जा रहा था। और सबसे बड़ी बात, रिया अब पूरी तरह आरव को अपने बस में कर चुकी थी। जहाँ रिया उंगली उठाती, आरव वहीं झुक जाता। रिया का बेटा खेलते खेलते गिर जाता है। तेज रोना चारों तरफ फैल जाता है। अनाया दौड़कर आती है। अरे बेटा, कहाँ लगी? इधर दिखाओ। मैं वो बच्चे को गोद में उठा लेती है। तभी रिया कमरे से बाहर आती है, चेहरा आग जैसा। रख उसे नीचे। किसने कहा था मेरे बच्चे को छूने को? अनाया हड़बड़ा जाती है। रिया, वो गिर गया था, खून। यही बहाना चाहिए तुझे? हर बार मेरे बच्चे के पीछे क्यों पड़ी रहती है? क्या चाहिए तुझे? बच्चा रो रहा था। अनाया के हाथ कांप गए। उसने उसे धीरे से नीचे बिठा दिया, लेकिन रिया यहीं नहीं रुकी। मेरे बच्चे को तेरे हाथ की जरूरत नहीं, दूर रहा कर उससे। शाम को आरव घर आता है तो रिया रोने लगती है। नाटक शुरू। आरव, देखो, ये अनाया हमारे बेटे को चोट लगवाती है। मैं डरती हूँ कि ये उसे हमसे छीन ना ले। अनाया आगे बढ़ती है बोलने, बट आरव उसे रोक देता है। बस अनाया, रिया की बात का जवाब मत देना।
अब इस घर में या तो ये रहेगी या मैं। तुम कहीं नहीं जाओगी रिया। इस घर से जिसे जाना चाहिए वही जाएगा। ये शब्द अनाया के सीने पर पत्थर जैसे गिरे। वो हिल भी नहीं पाई, बस टूट गई। आरव, मैं यहाँ डोली में आई थी। अभी मेरी विदाई यहाँ से सिर्फ मेरी अर्थी से होगी। मुझे मत निकालो। वो उसके पैरों में गिर जाती है। कहीं भी रह लूंगी, गाय के साथ, सिंगरी मंदिर के बरामदे में, लेकिन इस घर से मत निकालो। ठीक है, तुम कहीं भी रहो, लेकिन आज से तुम इस हवेली में कदम नहीं रखोगी। न रिया के सामने आओगी, न उसके बच्चे के पास। अनाया वहीं जमीन पर बैठी कांपती रही। उसकी दुनिया बिखर गई थी। फिर एक दिन रिया अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। डॉक्टर आता है। सभी लोग दरवाजे पर खड़े कांपते हुए। डॉक्टर बाहर आता है, चेहरा भारी। मुझे अफसोस है, लेकिन रिया को एक गंभीर बीमारी है। अब वो ज्यादा वक्त तक नहीं जी पाएगी। सुनकर आरव के पैरों से जमीन खिसक जाती है। नहीं, नहीं, ऐसा मत कहिए। डॉक्टर चुपचाप सिर झुका दे। आरव, ये भगवान की सजा है। मैंने बहुत पाप किए हैं। कुछ दिन बाद आरव, मैं दीदी से मिलना चाहती हूँ, आखिरी बार। आरव नौकर को भेजता है। अनाया चुपचाप बैठी थी, अपनी किस्मत को समझ नहीं पा रही थी। दरवाजा खटखटाया गया। बड़ी बहू जी, रिया भाभी आपको बुला रही हैं। अनाया का दिल धक से गिर गया। वो कमरे में पहुंची। रिया उसे देखते ही रो दी। दीदी, माफ कर दो मुझे। मैंने बहुत बुरा किया है आपके साथ। रिया, मैं कैसे गुस्सा रखती तुझसे? तू मेरी बहन है। मेरे बेटे का ध्यान रखना दीदी, वही तुम्हारा भी बेटा है। अब मैंने तुम्हें तकलीफ दी, भगवान ने उसी की सजा मुझे दे दी। ऐसा मत बोल, तू ठीक हो जाएगी। लेकिन तभी रिया का शरीर ढीला हो जाता है। उसकी सांसें रुक जाती हैं। कमरा चीखों से भर जाता है। सास जोर जोर से रोने लगती है। अनाया जैसे धरती पर गिर जाती है। उसकी आवाज फट जाती है। रिया, उठ जा। रिया! लेकिन सब खत्म हो चुका था। यही था कहानी का आखिरी सच्चा मोड़। रिया चली गई, पीछे छोड़ गई गिल्ट, आंसू और एक मासूम बच्चा, जिसे अब अनाया ही माँ बनकर संभालेगी। अगर कहानी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।